हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन में नाम आ गया गिरोह अवस्था का, यानी कि आपसे गैंग एज के बारे में पूछा जा रहा है कि गैंग्स में रहना, गैंग्स बनाकर रहना बच्चे कौन सी उम्र में पसंद करते हैं और साथ ही कौन से विलंब विकास से संबंधित है। तो देखिए, गैंग्स में रहना, गिरोह बनाकर रहना बच्चे पसंद करते हैं बाल्य अवस्था में, और अगर आयु की बात की जाए तो 8 से 10 वर्ष के बच्चे जो है ये चीज़ पसंद करते हैं। और ये समाजीकरण का आप इसको उदाहरण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा गिरोह बनाकर रहता है तो ऑब्वियसली समाज के अन्य लोगों के साथ, समाज के अन्य बच्चों के साथ वो बच्चा अंतःक्रिया करता है। तो यहाँ पे समाजीकरण जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। तो आपको पता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी इन्होंने बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे तीसरी अवस्था पूछी है, तो मैंने जो तीसरे नंबर पे नाम लिया है वही इनकी तीसरी अवस्था है, वो नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में कहा जाए तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये इन्होंने जो है अपनी तीसरी अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, यानी कि सामाजिक मूल्य आपको बताना है। सामाजिक मूल्य ए ऑप्शन दिख रहा है सहायता परक व्यवहार। तो आपका ए ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि सहायता परक व्यवहार ही एक सामाजिक मूल्य है। क्योंकि अगर हम सहायता करते हैं दूसरों की, कोई भी अगर ज़रूरत है किसी को हमारी हेल्प की तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे अंदर सामाजिक मूल्य है। हम लोग समाज के दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो देखिए, पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण ये उदाहरण होते हैं स्वतः शोध के। तो आपका फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वतः शोध। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। देखिए, प्रजातांत्रिक सिद्धांत का मतलब यही हो गया है कि विद्यालय में अगर कोई कार्य हो रहा है तो विद्यालय के सारे बच्चे उसमें पार्ट ले सके, किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए कि भाई तू इसमें पार्ट नहीं ले सकता है ना। तो प्रजातांत्रिक सिद्धांत का मतलब यही है, अगर हम देखें तो मोटे तौर पर यही मतलब होता है सहभागी उत्तरदायित्व, यानी कि जो भी कुछ काम करना चाहता है विद्यालय के लिए जो भी बच्चा, तो उसको हम लोग ये आज्ञा दें, यानी कि हम उसको अलाउ करें, उसको मना ना करें। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक तंत्रीय निर्णय करना, तो भाई यहाँ पे तानाशाह हो जाएगा कि भाई एक ही तंत्र का निर्णय चल रहा है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है निर्णय से। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्र रजिस्टर यानी कि पंजिका साधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। नहीं है कौन सी अपेक्षित जरूरी सूचना, वो हमको बताना है। तो देखिए, जन्म दिनांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ जानना हमें बच्चे की बहुत ज़रूरी है। बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ये चीज़ जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी छात्र को रजिस्टर करवाना है कहीं पे किसी स्कूल में, तो उसके लिए उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो बच्चा कितना अमीर है या कितना ज़्यादा गरीब है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। उसकी क्लास मैटर नहीं करती है कि वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है कि हायर क्लास है ना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। तो बी ऑप्शन सामाजिक आर्थिक स्तर। सेवंथ क्वेश्चन है, हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार है, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको हेल्प करती है ज्ञान नॉलेज ग्रहण करने में। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करना है, यानी कि कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो उसको बहुत आसानी से सीखना है और बहुत अच्छे तरीके से ऐसा सीखना है कि वो हम जल्दी भूले नहीं, हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाए वो चीज़। तो ऐसा कहा जाता है कि स्पर्श करने और सूंघने के माध्यम, सुनने के माध्यम से हम जो है चीज़ों को सीखना चाहिए हमें। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पर्श करना। यानी कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई नमूना हम लोग स्पर्श करके देखें और साथ ही साथ उसके बारे में कोई ऑडियो टेप सुने, तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण अधिगम की इकाई को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी तरीके से स्पष्ट करता है? तो देखिए, शिक्षण अधिगम की इकाई को स्पष्ट करने वाला आपको बताना है। तो इकाई ऑब्वियसली आपको पता है कि जो है कुछ चैप्टर्स को मिला के एक इकाई का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कुछ संप्रियात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन, यानी कि प्रकरण जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसी अपनी इकाई को बनाने के लिए, वो हम कॉन्सेप्ट की समानता के आधार पर कर रहे हैं, है ना। कि यानी कि दो चैप्टर्स अगर आपस में इंटर रिलेटेड हो तो हम उन्हें एक इकाई में रख सकते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, कुछ 7th क्लास के, 8th क्लास के, किसी भी क्लास के, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है सेकंड चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो आपस में सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड या कनेक्टेड हम लोग कह सकते हैं कि होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अयोग्यता या बाध्यता की परिभाषा को उपयुक्त तरीके से दर्शाता है? यानी कि कोई अधिगम करने में जो है अयोग्य है, अधिगम नहीं कर पा रहा है, या अधिगम करने में उसको कोई दिक्कत हो रही है सीखने में कुछ चीज़, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी परिभाषा रहेगी? यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया है। तो देखिए, पढ़ते ही पता चल गया ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अधिगम अयोग्यता का मतलब यही होता है। अधिगम अयोग्यता आंतरिक है ना, अंदर की चीज़ है, और साथ ही साथ ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया के कारण ही होता है कि हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो इसके लिए जो है अधिगम निर्योग्यता का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th है, अभिक्षमता की परिभाषा है। अभिक्षमता की कौन सी परिभाषा है? व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। तो ऐसी ये अभिक्षमता की परिभाषा नहीं है कि भाई हर समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते हैं। बी है, व्यक्ति द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में सीखी गई या अर्जित की गई योग्यता। तो किसी विशेष क्षेत्र की योग्यता को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं अभिक्षमता में। सी ऑप्शन है, व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि कोई एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ अगर व्यक्ति को सीखनी है और अगर उसे वो सीख पा रहा है तो यही अभिक्षमता की करेक्ट परिभाषा होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यानी कि अगर कोई टेस्ट हो रहा है बच्चे का, तो बच्चा उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, निम्न बुद्धिलब्धि, ऐसा नहीं है कि IQ कम है तो बच्चे के नंबर भी कम आएंगे। निम्न अभिप्रेरणा, ऐसा भी नहीं होता है हर बार अभिप्रेरणा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सी ऑप्शन है, प्रयासों में कमी, और डी ऑप्शन है असुरक्षा और चिंता। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण हो सकता है असुरक्षा और चिंता। बच्चे के परिवार में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से बच्चे को जो है असुरक्षा की भावना हो, या जो है बच्चे में चिंता, बच्चे को किसी बात को लेकर चिंता हो, तो इसकी वजह से उसका जो मार्क्स है वो गिर सकते हैं, कम हो सकते हैं। और ऐसा होता भी है, अगर आपने टीचिंग करी रही है तो आपको पता होगा कि क्लासेस में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा है, वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यानी कि वातावरण के साथ समायोजन करना ही व्यक्तित्व है। ये बात किसने कही थी? तो परिभाषाएं मैंने आपको हमेशा से बताया है कि इंपॉर्टेंट होती हैं और आ सकती है एग्जाम में। तो देखिए, वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये बात कही है बोरिंग ने। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोरिंग। 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है? यानी कि बच्चों में अभिप्रेरणा की कमी है, बच्चे मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो ये किसके कारण हो सकता है? ए, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। पढ़ते ही पता चल गया करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए, अध्यापक की अगर संप्रेषण क्षमता अच्छी नहीं है, अपने बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसकी बातों को समझने में या उसकी बातों को लागू करने में। तो अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता जो है वो बच्चों में भी कम अभिप्रेरण का कारण बन सकती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना। यानी कि विशेष आवश्यकताओं वाले कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उन बच्चों की, उनको हमने शामिल किया है।
ए ऑप्शन है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो समावेशी कक्षा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, जिसमें कि हम सामान्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। बी ऑप्शन है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, तो ऐसा भी नहीं है। और आपका सी ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सी। क्योंकि देखिए, अगर सामान्य कक्षा में कोई ऐसा बच्चा आया है जिसको देखने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षण के प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करें। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में सिर्फ सामान्य बच्चे ही पढ़ सकते हैं या एक ही तरीके के बच्चे एक क्लास में पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे तरीके के अलग अलग व्यवहार के अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे भी एक साथ पढ़ सकते हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से पढ़ाएं, है ना, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान दें। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि सुनने में जिसको दिक्कत आ रही है। ए ऑप्शन है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उस स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा अगर हम बच्चे को देंगे तो ये चीज़ उचित नहीं है। उसे वैसी भी शिक्षा चाहिए जैसी शिक्षा हमने ली है, सामान्य बच्चों ने ली है। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन दे रखा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपलब्ध सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पिछले कई क्वेश्चन में मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि नियमित विद्यालय में ही विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ ठीक रहती है। लेकिन यही है कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं, अगर वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसकी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान दीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, अच्छे से सुमेलित है, तो वो आपको बताना है। ए सिगमंड फ्रायड ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है, तो ऐसा नहीं है। बी है कि एल्डर ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, ये भी गलत है। जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में कहा है, तो ये बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में बात की है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने तो मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत दिया है ना। तो सभी ने अपने अपने जो है सिद्धांत दिए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है सिगमंड फ्रायड ने। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। और आपको पता भी है कि इस बारे में, ड्रीम्स वगैरह के बारे में सिगमंड फ्रायड बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने सिद्धांतों में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है। तो देखिए, गिलफोर्ड ने जो अपना बुद्धि का संरचना मॉडल दिया है, उसमें उन्होंने सांकेतिक, शाब्दिक और देखिए आकृतिक, इन तीनों जो है मॉडल को शामिल किया है, लेकिन उन्होंने संज्ञान को शामिल नहीं किया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संज्ञान। ठीक है, 19 को देखते हैं। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने, सबसे पहला टेस्ट किसने बनाया था बुद्धि को लेकर, तो आप आंसर लगा दीजिएगा अल्फ्रेड बिने। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिने और साइमन का भी नाम आता है, लेकिन अगर आपसे बिने ऑप्शन में दिया गया है तो हमेशा बिने ही आएगा, क्योंकि साइमन बाद में जुड़े थे उनके साथ। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण बाधिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, तो ऐसा तो होता नहीं है। ध्यान देने और दरसे में अंतर कर सकने की योग्यता भी उन व्यक्तियों में नहीं देखने को मिलती है। तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, ऐसी भी योग्यता नहीं होती है। शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति ये बच्चे संवेदनशील रहते हैं। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। 21 है भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से नियंत्रित करती है हमारे विचारों को, ऐसा नहीं होता है कि हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित कर सकती है, अफेक्ट करती है, लेकिन नियंत्रित नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है। हमारे विचार तो स्वतंत्र हैं, हमारे विचारों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि प्रभावित तो करती है, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उसी लैंग्वेज में हम लोग सोचते भी हैं, ठीक है, विचार भी करते हैं।
तो अब चलते हैं 22 की तरफ। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है ना। ये तो है ही कि सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि एक परिभाषा है जो कि किसी ने दी है, तो ये किसने दी है वो आपको बताना है। तो ये परिभाषा दी है आपको क्रो एंड क्रो ने। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रो एंड क्रो वाला। ठीक है, आगे चलते हैं 23 देखते हैं। स्केलोग्राफ विधि के जनक कौन है? स्केलोग्राफ विधि के जनक है गटमैन। आपको पता चल गया, ए ऑप्शन देखते हैं गटमैन, आप आंसर लगा दीजिएगा। 24 है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? रक्षात्मक युक्ति यानी कि अपने आप को तनाव से बचाने की युक्ति नहीं है, तो आपको यही बताना है। ए ऑप्शन है क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति तो होता ही है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम कई बार दूसरों का नाम, उसका वजह दूसरों को बताते हैं कि भाई इसकी वजह से मैंने कुछ गलत किया है। बी है साचर्य, तो साचर्य एक रक्षात्मक युक्ति नहीं होती है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साचर्य। तो आई थिंक हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।